Hello everyone, welcome back to the physics class on an amazing platform of Adyale. Today I am going to teach you some very important concept of rolling motion. Okay guys, so let's begin. So if you have not gone through the earlier lectures, make sure that you go through those lectures. Those are very important concepts related to rolling. Okay, so let's start the concept. So today what we are going to read, a very important format from where a lot of questions are recently being asked in JEE and NEET. आप देखो, आप समझ जाओगे मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ अभी. सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी, मैं किसकी बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स? रोलिंग काइनेटिक एनर्जी. ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे आप हाफ mv² यूज नहीं करने वाले, राइट? क्यों नहीं यूज करने वाले? क्योंकि जब ये बॉडी, ये देखो आप, रोलिंग मोशन ये है, राइट? सो इन दिस पर्टिकुलर मोशन दो तरह के वेलोसिटीज इन्वॉल्व होते हैं. एक तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, मतलब आप सोचो अगर आपको मैं सेंटर ऑफ मास पे बिठा दूं, यहाँ पे अगर आपको यहाँ सेंटर ऑफ मास पे बिठा दूं, ऑल्दो इट इज मूविंग फॉरवर्ड, बट यू वोंट फील दैट यू आर मूविंग फॉरवर्ड. यू विल फील दैट, तुम सोचो यहाँ सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाओ और इस स्टील के रिम को देखो, इस पॉइंट को, तो you will think that it is performing a purely rotational motion with respect to you, isn't it? आप फिर से सुनना मेरी बात, यहाँ बैठ जाओ सेंटर ऑफ मास पर और ये इसे रोलिंग कराता हूं मैं इस तरह से, आगे भी जा रहा है और घूम भी रहा है. तो when you will sit here और मैं तुमसे पूछूं बताओ इसकी मोशन कैसी है, इस सिल्वर कलर की मोशन कैसी है, तुम बोलोगे सर ये तो प्योरली रोटेशनल मोशन कर रहा है मेरे अबाउट. एग्जैक्टली, बिकॉज सेंटर ऑफ मास इज मूविंग फॉरवर्ड विद v वेलोसिटी, बट तुम खुद उस पर बैठ गए, राइट? तो तुम्हारे रेस्पेक्ट में सारे पॉइंट्स v वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव मोशन सारे पॉइंट्स का जीरो होगा, एंड यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व ओनली रोटेशनल मोशन ऑफ एनी अदर पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू यू लाइंग ऑन दिस पेन, isn't it? तो ऐसे सिचुएशन में हमें रोलिंग काइनेटिक एनर्जी निकालनी होती है, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ये रहेगा, काइनेटिक एनर्जी रोलिंग, एंड इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, हाफ mv² 1 + k² अपॉन r². ठीक है स्टूडेंट्स, अभी ये k² अपॉन r² क्या है, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. एक्चुअली दिस k स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ जाइरेशन, ठीक है, बट इसको यूज कैसे करना है अभी मैं ये समझाऊंगा तुम्हें. दिस k² बाय r² कैसे निकालना है फॉर डिफरेंट बॉडीज. भाई रोलिंग में हमारे रोटेशन चैप्टर में कितने तरह के बॉडीज हो सकते हैं? पहला रिंग हो सकता है, दूसरा डिस्क हो सकता है, तीसरा सॉलिड स्फीयर हो सकता है, एंड चौथा हॉलो स्फीयर हो सकता है. बेसिकली यही चार बॉडीज होंगे, राइट? आपको ये मालूम होना चाहिए कि सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया और यस टेल मी, कम ऑन, किसी को नहीं मालूम? चलो, हॉलो सिलेंडर के बारे में बता सकता है कोई? व्हाट अबाउट हॉलो सिलेंडर? हॉलो सिलेंडर, क्या हॉलो सिलेंडर इज मेड अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ रिंग्स? आप सोचो अगर मैं ऐसा रिंग्स को एक के ऊपर एक रखता जाऊं इस तरह, तो क्या बनेगा? विल इट बिकम हॉलो सिलेंडर? यस. अच्छा, अगर डिस्क के ऊपर दूसरा डिस्क, उसके ऊपर तीसरा डिस्क, ऐसे ही इफ आई कीप ऑन स्टैकिंग द डिस्क सिमेट्रिकली, देन व्हाट विल फॉर्म? सॉलिड सिलेंडर. इसका मतलब जो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही सॉलिड सिलेंडर का होगा, जो रिंग का होता है वही हॉलो सिलेंडर का होगा. दिस ऑल मोमेंट ऑफ इनर्शियाज आई एम डीलिंग अबाउट अ सेंटर ऑफ मास. तो आपको मालूम है इसका कितना होता है, रिंग का या हॉलो सिलेंडर का? इट्स mr², राइट? डिस्क होता है mr² अपॉन 2, सॉलिड सिलेंडर इज 2 अपॉन 5 mr², and hollow cylinder is 2 upon 3 mr². तो स्टूडेंट्स, whenever you will be required to calculate the value of k² upon r², बस मेरे एक ट्रिक को याद रखना, तुम mr² को भूल जाओ, इसके आगे जो भी दिख रहा है जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ mr² बोलेंगे, that is what is called k² upon r². आप k² upon r² की वैल्यू निकालोगे ना रिंग के लिए, तो 1 आएगा, और 1 क्या है? 1 is the coefficient of mr². सिमिलरली जब आप डिस्क के लिए निकालोगे ना तो 1/2 आएगा. क्यों? यहाँ पे mr² का कोफिशिएंट कितना है? 1/2. सिमिलरली व्हेन यू कैलकुलेट इट फॉर सॉलिड स्फीयर यू विल गेट 2/5. मतलब ऑब्वियसली द कोफिशिएंट ऑफ mr² इन सॉलिड स्फीयर इज 2/5. और सिमिलरली जब तुम mr² की कोफिशिएंट यहाँ पे हॉलो स्फीयर के लिए देखोगे तो यू विल गेट 2/3.
तो आज के बाद ये याद रखना कि टू कैलकुलेट द के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर फॉर एनी गिवन शेप ऑफ ऑब्जेक्ट यू ओनली नीड टू सी वन थिंग, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ एम आर स्क्वायर। तो मैं यहीं पे लिख दूंगा के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, इट्स सिंपली इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ mr square in the formula of moment of inertia about the center of mass। ठीक है बात। तो यहां से कुछ चीजें देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो हमें ये बात तो पता चल गई कि रोलिंग काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, काम खत्म। ठीक है, अब सोचो कि अगर मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला लिखूं, तो भाई सबको मालूम है ना, हाफ एम वी स्क्वायर होता है प्योरली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ऑब्वियसली इट्स हाफ एम वी स्क्वायर। अभी अगर मैं पूछूं कि रोलिंग मोशन किन दो मोशंस का कॉम्बिनेशन है, तो तुम क्या बोलोगे, रोलिंग मोशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनल मोशन, राइट। तो क्या मैं रोलिंग काइनेटिक एनर्जी को दो टुकड़ों में डिवाइड कर सकता हूं, वन इज ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट। बिल्कुल कर सकता हूं, इन दोनों का सम होगा इक्वल टू रोलिंग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में क्या होता है ना, हमें रोलिंग काइनेटिक एनर्जी तो मालूम होता है, बट हमें ये बोलना होता है कि उस, मान लो कि रोलिंग काइनेटिक एनर्जी फॉर अ गिवन केस, किसी बॉडी के लिए रोलिंग काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है, तो इसमें से कितना काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल फॉर्म में है, हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल एंड हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसलेशनल। ठीक है, ये हमें बताना होता है, एंड दिस इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग यू टुडे। ठीक है, तो चलो हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू डिवाइड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, राइट। सो अब देखो क्या आएगा इक्वेशन, व्हेन यू डिवाइड दिस थिंग, मैं क्या कर रहा हूं, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो जब आप डिवाइड करोगे इन दो को, तो हाफ एम वी स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड एंड यू विल बी लेफ्ट विथ 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस 1 को हम एलएचएस में ले आते हैं, तो फाइनली व्हाट वी विल बी लेफ्ट विथ स्टूडेंट्स, सी हियर। So kinetic energy rolling divided by kinetic energy translational minus 1 is equal to RHS में क्या बचेगा स्टूडेंट्स, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, क्या मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं, तो ऊपर क्या बचने वाला, न्यूमरेटर विल बी लेफ्ट विथ काइनेटिक एनर्जी रोलिंग माइनस काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अभी सोचो, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी माइनस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, यहाँ पे आते हैं वापस, क्या रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो ऑब्वियसली अगर ट्रांसलेशनल माइनस करोगे रोलिंग में, रोलिंग इज एक्चुअली टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो क्या बचने वाला है, rotational kinetic energy। तो this equation will further get simplified into kinetic energy rotational divided by kinetic energy translational equal to k square upon r square। Now this one is a very important result, students. I would recommend you to remember this. A lot of questions are asked from this particular statement. We'll do some of the questions in the upcoming sessions, so this will help you to solve many problems of NEET as well as JEE। ठीक है, तो एक बात का ध्यान रहे हमेशा कि जब हम रोलिंग काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, इट रिफर्स टू टोटल काइनेटिक एनर्जी। It has two components in itself. One is rotational kinetic energy and one is translational kinetic energy. अब किस रेशियो में वो डिवाइडेड होगा, वो हमने यहाँ पे आज डिराइव किया है, which is very important for us। मतलब हमेशा याद रखना, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल is to kinetic energy translational is equal to what, k square upon r square। So एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे टू गेट मोर क्लैरिटी ऑफ द थिंग्स। आप मान लो कि रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज 70 जूल स्टूडेंट्स। ठीक है, रोलिंग काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारा, 70 जूल है, और किस बॉडी के लिए, लेट अस से इट इज अ सॉलिड स्फीयर। ठीक है, इट इज अ सॉलिड स्फीयर। तो आपसे ये पूछा गया है कि बताओ इसमें से कितना ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है और कितना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। ठीक है, तो हमें तो सिंपली ये पता है कि द रेशियो ऑफ रोटेशनल इज टू ट्रांसलेशनल इज इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर।
अब सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr²। तो एज आई टोल्ड यू कि कभी भी k²/r² निकालना हो mr² को अलग कर दो और उसके कोफिशिएंट को ऑब्जर्व करो विच इज 2/5 ओवर हियर। मतलब क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल इक्वल टू k²/r² विच इज इक्वल टू 2/5। अब टोटल एनर्जी 70 है, उसको 2:5 रेशियो में बांटना है, राइट? तो क्या 20 + 50 हो जाएगा, मतलब ये होगा 20 जूल और ये होगा 50 जूल, राइट? दिस इज माय आंसर टू दिस क्वेश्चन। एज यू कैन सी वी कैन सिंप्लीफाई इट वेरी क्विकली। ठीक है, अगर आपको ये मेथड नहीं आएगा तो यू विल हैव टू गो विद द कन्वेंशनल अप्रोच, दैट विल बी वेरी लेंथी, बिलीव मी। Okay, I hope this is helpful for you. We'll do more questions in the upcoming session. Next class, we will continue with rolling motion. Few more important concepts are still left. And another very confusing topic, rolling motion on an inclined plane. अगले class में discuss करेंगे. Till then, bye bye, take care, and do not forget to like, share, and subscribe our channel. Thank you so much, guys. See you again.